नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वाले में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट से संबंधित हमने हिंदी कहानी की जो अपनी ये सीरीज शुरू की है, जिसमें कि हम रोज एक एक कहानी को आपके समक्ष रखते हैं तथा उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है आप तक साझा करने का प्रयास करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे तथा उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी पर बातचीत करेंगे। आज की हमारी कहानी है कोशिका गढ़वाल, जिसके की कहानीकार है आपके शेखर जोशी। तो इस कहानी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे तथा इसके बिंदुओं पर भी हम आपके सामने जो भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक की हमारी 12 क्लासेस जो हिंदी कहानी की हुई है नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पूरी क्लासेस जो है आपकी देख सकते हैं। हमारी अभी तक 12 कहानियां जो है हो चुकी है, तो उन सभी 12 कहानियों को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी में, जैसा कि हम अपने हर वीडियो में करते हैं, सबसे पहले कहानीकार के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो शेखर जोशी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो शेखर जोशी का जन्म जो है 10 सितंबर 1932 को इनका जन्म होता है और इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ओलिया गांव में 1932 ईस्वी के सितंबर माह में हुआ था। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो शेखर जोशी है आपके, इनका जन्म जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में होता है। शेखर जोशी का प्रारंभिक जीवन अजमेर और देहरादून में बीता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है ये आपकी अजमेर और देहरादून में हुई थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही उनका सुरक्षा विभाग के ईएमई अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हो गया। वे 1955 से 1986 तक सैनिक सेवा में कार्यरत रहे। बाद में उन्होंने अपनी इच्छा से पद त्याग कर स्वतंत्र लेखन में कार्य में ये संलग्न हो गए। शेखर जोशी की कालजयी कहानी जो है दाजीव है। इनकी जो महत्वपूर्ण कहानी है, इनकी प्रसिद्ध कहानी दाजीव, ये आपने ध्यान रखना है किसकी रचना है ये, तो ये आपके शेखर जोशी की जो ये आपकी कहानी है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनकी प्रकाशित रचनाओं के बारे में कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोशिका गढ़वाल 1957, दाजीव 1957, अप्रतिक्षण 1958, सहयात्री 1959, प्रश्नवाचक आकृतियां 1961, समर्पण 1961, दौड़ 1965, रास्ते 1965, बदबू 1967, सात के लोग 1967, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994, किंग करोमी जनार्दन, तरु का निर्णय, उस्ताद, प्रथम साक्षात्कार, बिरादरी, गाइड, निर्णय, नेकलेस, किस्सा गो, संवादहीन, विडुआ, आशीर्वाद, बच्चे का अपना। तो ये इनकी प्रकाशित जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये आपने ध्यान रखना है। इन्हें आप एक जगह नोट कर लीजिए और इसके सामने इसका प्रकाशन वर्ष भी साथ में लिख दीजिए, ताकि परीक्षा के लिए आपके लिए आसानी हो। तथा अगर परीक्षाओं में आपके प्रश्न बनते हैं, आपके रचनाओं का क्रम जो लगाने को आता है, तो ये वाले प्रश्न जो है आपके आसानी से हल हो जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे, ताकि आप जो है इस कहानी से संबंधित जितने भी नोट्स है, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है, उन्हें अपने पास आप सुरक्षित कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके कहानी संग्रहों के बारे में बात करते हैं। तो इनके कहानी संग्रहों में कोशिका गढ़वाल, सात के लोग, दाजीव, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, तो ये आप क्रम से ध्यान रख लीजिए। और ये आप इतने तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, क्योंकि जब आप इस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जितने भी रचनाएं हैं, रचनाकार है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं, उन सब की रचनाएं आपको जो है ध्यान में रहे। अब बात करते हैं इनके उपन्यासों के बारे में। तो इनके उपन्यासों में मेरा पहाड़, अथ मूषक उवाच, चींटे के पर, सात के लोग और हलवाहा, ये इनके उपन्यास है। तो हलवाहा इनकी कहानी संग्रह भी है और हलवाहा इनका उपन्यास भी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इनके उपन्यासों में मेरा पहाड़,
अथ मूषक उवाच चींटे के पर सात के लोग और हलवाहा। शब्द चित्र इनके एक पेड़ की याद, इनका जो है शब्द चित्र है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इनकी जो प्रतिनिधि रचनाएं हैं, इनकी प्रतिनिधि रचनाओं में निराला के प्रति, द्विज, अंकित होने दो, बर्फ, पहली वर्ष के बाद, उन श्रेष्ठा अंगुलियों को चूम लूं, धान रोपाई, मुजफ्फरनगर, कारखाना, ये जो है इनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थी इनकी कहानियां तथा इनसे इनकी रचनाएं तथा इनके उपन्यास, कहानी संग्रह, इन सभी के बारे में हमने अभी तक बातचीत की है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि शेखर जोशी की जो जो रचनाएं हैं, जो अभी आपके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया है, इन्हें आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी है जो हमारी कोसी का गटवार, जिसके बारे में कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो जो कोसी का गटवार कहानी है, 1958 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। यह कहानी जोशी के कहानी संग्रह कोसी के गटवार से ली गई है, ये आपने ध्यान रखना है। इस कहानी संग्रह में संकलित कहानियां इस प्रकार से, ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी हमारी कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगती है, कौन से कहानी संग्रह में ये संकलित है, तथा उस कहानी संग्रह में और कौन कौन सी कहानियां हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस कहानी संग्रह में संकलित जो कहानियां हैं, दाज्यू, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, किंग करोमी, जनार्दन, कोसी का गटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, शुभो दीदी और बदबू। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इस कहानी संग्रह में कौन कौन सी जो है आपकी कहानियां संकलित है, तो ये कहानियां आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले बिंदु के बारे में कि शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार है। कोसी का गटवार इनकी सबसे लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी पर फिल्म भी बनी है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले बिंदु के बारे में कि कोसी का गटवार कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है। इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है, ये आपने ध्यान रखना है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोसी के गटवार को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि समकक्ष माना जाता है। तो जो आपकी कोसी का गटवार कहानी है, इसे जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना जो है कहानी है, उसने कहा था कि समकक्ष माना जाता है। और ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, इसको भी हम पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो आपने ये यहाँ से ध्यान रखना है। लेखक जोशी ने नई कहानी आंदोलन, लेखक जोशी जी नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनकी नई कहानियों में यथार्थ की झलक दिखाई देती है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो लेखक है आपके, ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यह कहानी फ्लैशबैक शैली पर आधारित एक आंचलिक कहानी है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कोसी का गटवार, जो इसमें गटवार शब्द आया है, कि गटवार का अर्थ होता है पनचक्की, जो पानी से चलती है, उस चक्की से अनाज वगैरह पीसा जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि गटवार क्या होता है। अब बात करते हैं कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में, इस कहानी में क्या कहा गया है। तो सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई, गुसाई इसमें पात्र है, और लक्ष्मा, गुसाई और लक्ष्मा जो इसमें दो पात्र है, इनके कालातीत प्रेम की ये कहानी जो है कोसी का गटवार है। इसमें पहाड़ों का परिवेश है, फ्लैशबैक शैली में लिखित ये कहानी है। सूखे की स्थिति का इसमें जिक्र आया है। मीहल एवं दाड़िम के पेड़ों का इसमें बारंबार उल्लेख है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये कहानी क्या है, तो ये कहानी बेसिकली जो है आपके फौजी गुसाई और लक्ष्मा जो है उनके प्रेम की ये जो है आपकी कहानी है, जो कि प्रेम अधूरा रह जाता है। तो इस कहानी में आपके अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के प्रेम का वर्णन जो है किया गया है, और साथ ही साथ इसमें सूखे की स्थिति का जिक्र आया है, और मीहल एवं दाड़िम के पेड़ों का बारंबार उल्लेख है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कोसी के गटवार कहानी में कौन कौन से वृक्षों का उल्लेख है। तो मीहल एवं दाड़िम के पेड़ों का जो है इसमें बारंबार उल्लेख आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि कहानी में कौन कौन से स्थान आए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हल्द्वानी और गंगनाथ जो दो जगह है इस कहानी में आई है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हल्द्वानी और गंगनाथ जो है दोनों जगह का वर्णन इस कहानी में आया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हल्द्वानी और गंगनाथ जो जगह है का वर्णन कौन सी कहानी में आया है। तो आपका उत्तर होगा कोसी का गटवार। और इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि कोसी का गटवार कहानी में कौन कौन से स्थानों का जिक्र आया है। तो ऑप्शन में आपके पास जो है स्थानों के नाम दिए रहते हैं।
तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो हल्द्वानी और गंगनाथ दोनों स्थानों का वर्णन जो है इस कहानी में आया है। अब बात करते हैं पात्र परिचय के बारे में, पात्रों के बारे में बात करते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र आए हैं। तो सबसे पहले है गुसाई। गुसाई कौन है? पूर्व सैनिक है। कोसी के किनारे इसका घट है। घट क्या है? गेहूं पीसने की व्यवस्था जो जिसके अंदर होती है। तो ये पूर्व सैनिक है और कोसी नदी के किनारे इसका जो है आपका घराट है। हवलदार धर्म सिंह की फौजी की पैंट पहनने की इच्छा से ये फौज में भर्ती होता है। किसकी? हवलदार धर्म सिंह। किशन सिंह सिपाही से लक्ष्मा का विवाह राम सिंह रमुआ से होने का पता चला। तो कि जो आपकी लक्ष्मा है कि उसका विवाह राम सिंह रमुआ से हो गया है, ये पता उससे चलता है किशन सिंह सिपाही से। अब अगली पात्र है इसमें हमारी लक्ष्मा है। लक्ष्मा कौन है? गुसाई की प्रेमिका है, वर्तमान में विधवा है, एक पुत्र की माँ है, मायके में रहती है, स्वाभिमानी स्त्री है। तो ये जो लक्ष्मा है ये कौन है? गुसाई की पूर्व प्रेमिका है और ये वर्तमान में क्या है? विधवा है। इसका एक पुत्र है और ये अब मायके में ही रहती है। अब गौण पात्रों के बारे में बात करते हैं कि इसके जो गौण पात्र है कौन कौन से हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में जो मिलान वाले प्रश्न आते हैं उसमें आपके गौण पात्र पूछे जाते हैं, क्योंकि जो मुख्य पात्र होते हैं वो किसी को भी याद रह सकते हैं। तो जो गौण पात्र है ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गौण पात्रों में उमेद सिंह, धर्म सिंह, बुढ़े नरसिंह प्रधान, राम सिंह रमुआ, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये आपने ध्यान रखना है। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था, इस पंक्ति से ये कहानी प्रारंभ होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था, इस पंक्ति से कौन सी कहानी प्रारंभ होती है? तो कोसी का जो गटवार कहानी है इस पंक्ति से ये प्रारंभ होती है। और इस कहानी में जो है आपके जेठ के महीने का वर्णन आता है, यह भी आपने ध्यान रखना है। कोसी नदी के किनारे गोसाई का घट है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका गोसाई है इसका जो घराट है वो कहाँ है? कोसी नदी के किनारे जो है इसका घराट है। फौज से वैशाख के माह में गुसाई वार्षिक अवकाश पर आया था 15 साल बाद। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो ये आपका गोसाई है ये 15 साल बाद वैशाख महीने में आपके वार्षिक अवकाश पर ये छुट्टी जो है ये आया था। तो आपने ध्यान रखना है कि कितने सालों बाद? तो 15 सालों बाद, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कहानी में आपके जो परीक्षा में है बनते हैं, आपके डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके बनते हैं। तो ध्यान रखना है कि कितने सालों बाद वो फौज से जो है वार्षिक अवकाश पर आया था, तो 15 साल बाद। और इसमें गंगनाथ जीव देवता का वर्णन है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कौन से देवता का वर्णन जो है इस कहानी में है, तो गंगनाथ जीव देवता का वर्णन जो है इस कहानी में है। अगला है चरेव का अर्थ सुहाग चिन्ह है। ये भी प्रीवियस ईयर में रिपीटेड आपका प्रश्न है कि जो चरेव है उसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन में आपके पास ही ऑप्शन दिए थे। तो चरेव का अर्थ आपका सुहाग चिन्ह है, ये आपने ध्यान रखना है। लक्ष्मा के बच्चे की उम्र 6-7 वर्ष थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। काले बाल युवावस्था तथा खिचड़ी बाल प्रौढ़ावस्था के प्रतीक है, इस कहानी के अनुसार, ये भी आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट आपका जो है तथ्य है कि काले बाल युवावस्था तथा जो खिचड़ी बाल है ये प्रौढ़ावस्था के प्रतीक है, इस कहानी के अंतर्गत ये आया है। एक नारी की आकृति का प्रयोग लक्ष्मा के लिए किया गया है इस कहानी में। तो एक नारी की आकृति का प्रयोग किसके लिए किया है? तो लक्ष्मा के लिए एक नारी की आकृति का प्रयोग किया गया है। कौन सी कहानी में? कोसी का गटवार। कृत्रिम सफेदी। कृत्रिम सफेदी किसके लिए प्रयोग की गई है? आटे के लिए जो है कृत्रिम सफेदी शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मीहल के पेड़ की छाया में गुसाई तथा दाड़िम की पेड़ की छाया में लक्ष्मा बैठी थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि एनटीए जो है हर प्रकार के प्रश्न आपके अब परीक्षा में पूछ रहा है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मीहल के पेड़ की छाया में गुसाई तथा दाड़िम के पेड़ की छाया में लक्ष्मा बैठी थी, ये आपने ध्यान रखना है। घटवारजी लक्ष्मा के लिए क्या कहा गया है? ये भी आपने ध्यान रखना है कि घटवारजी किसके लिए कहा गया है? तो लक्ष्मा के लिए जो है घटवारजी शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला तथ्य है कि पेट घट के खप्पर की तरह लक्ष्मा के अनुसार, कि जो पेट क्या है लक्ष्मा के अनुसार पेट क्या है कि घराट के खप्पर की तरह जो है पेट भी है, ये आपने ध्यान रखना है। ये किसने कहा है? ये लक्ष्मा के अनुसार है कि जो पेट है वो घट के खप्पर की तरह ही है, ये भी आपने ध्यान रखना है।
अगला बिंदु है कि कोसी का गटवार कहानी के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण परंपरा को दिखाया है कि कैसे समाज के लोक लाज से दो प्रेमी जीवन के अंत तक नहीं मिल पाए और उस समाज से विद्रोह भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इस समाज में रहना है। जो गोसाई है, गोसाई लक्ष्मा को अपनी मन की बात नहीं बोल पाता है, क्योंकि गोसाई उस गांव के ताना बाना में रम गया है। इसलिए कहानी के अंत में दिखाया गया है कि सर पर आटे की बोरी रख के लक्ष्मा अपने बच्चों को लेकर घर के लिए चली जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो लक्ष्मा और पूर्व जो आपका सैनिक है गोसाई, उसके अधूरे प्रेम की ये कहानी है कि दोनों जो है एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उनका विवाह नहीं होता है। और विवाह, जब भी लक्ष्मा का विवाह होता है तो उसके कुछ ही सालों बाद वो विधवा हो जाती है और उसके पास एक छोटा सा बच्चा है, 6-7 साल की उम्र है, जो कि कहानी में दी गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस कहानी में आपके लक्ष्मा और गोसाई का अधूरा प्रेम है, ये चित्रित किया गया है। इसमें पहाड़ों का जो है आपका परिवेश दिखाया गया है कि किस प्रकार ग्रामीण जीवन की स्थिति होती है, ये कहानी में जो है लेखक ने दिखाया है। तो ये थी आज की हमारी कहानी कोसी का गटवार, जिससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जो बन सकते थे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सभी आपके समक्ष रखने का मैंने प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट तथा अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी इससे मदद मिले तथा कमेंट से मुझे भी जो है वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद।